वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम इस वीडियो में करेंगे फिजिक्स क्लास ट्रैवल चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑल इन वन कंप्लीट वीडियो। इसमें आप देखेंगे तमाम चैप्टर की असाइनमेंट्स का सलूशन, चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सलूशन, चैप्टर के शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सलूशन, चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सलूशन और चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल का सलूशन। तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और डायरेक्ट वो चीज़ देख लें जो आप देखना चाहते हैं और अपने टाइम को सेव करें। अब शुरू करते हैं चैप्टर 17 से। असाइनमेंट 17.1। एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 500 ग्राम, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, जिसे हमने स्प्रिंग के साथ लटकाया हुआ है। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 9.8 सेंटीमीटर। जो हमारा स्प्रिंग है वो 9.8 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ है। तो कैलकुलेट करें स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें। हम डाटा लिख लेते हैं कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। स्प्रिंग को हमने जो स्ट्रेच की है वो है 9.8 सेंटीमीटर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे यूज होगा। जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने डाटा लिखा था मैथ ऑब्जेक्ट 500 ग्राम, उसे पहले किलोग्राम में यानी कि ऐसे यूनिट में तब्दील कर लेते हैं। तो 500 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। फिर स्ट्रेच इन स्प्रिंग ये था 9.8 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब हम अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो फोर्स तो वेट के इक्वल भी होती है और वेट बराबर होता है एम जी के। तो लगा लेंगे एम जी इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें हमारा के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा के इज इक्वल टू एम जी ओवर एक्स। मैथ हमें दिया गया था 0.5 के जी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्स था 0.098 मीटर। इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे। 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4.9। 0.098 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर। हमारा आंसर होगा 50 न्यूटन पर मीटर। 17.2 असाइनमेंट। टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच एट द एंड ऑफ स्प्रिंग इज 0.40 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 0.40 सेकेंड। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। फर्स्ट स्टेप में हमें टाइम दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 2 पाई बाई टी और टी हमें दिया गया है 0.40 सेकेंड। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.40 सेकेंड। वजह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.708 रेडियन पर सेकेंड। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन होता है मेगा स्क्वायर एक्स और मेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं 15.708 का स्क्वायर और एक्स डाटा में गिवन था, हमें 0.40 से मीटर में कन्वर्ट किया था। सिंपली इसका स्क्वायर लेके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असाइनमेंट 17.3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर। तो डाटा में 1 मीटर लिख लिया। प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून, और मून पर भी रखा जाए उसे अर्थ पे भी रखा जाए। तो टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का? अगर वैल्यू ऑफ जी जो सरफेस ऑफ मून पे है वो 1/6 टाइम है ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ऑन अर्थ। तो जी पे में वैल्यू अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। तो मून की ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9.8 को 6 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मून की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1.6 टाइम है वैल्यू ऑफ द अर्थ। इसे 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.633 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मालूम होता है फार्मूला, टाइम पर फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो सिंपली हम फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई एल दी हुई है हमें 1 मीटर और जी की वैल्यू है 9.8। इसे सिंपली कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.006 सेकंड। राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 2.01 सेकंड। अब मून के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। मून के लिए हमने जी की वैल्यू निकाली थी 1.633। हमने ग्रेविटी ऑफ अर्थ को 6 से डिवाइड करके मून की वैल्यू निकाली थी। तो सिंपली हम इस फार्म में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेटर पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.915 सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया हमारे पास 2.01 सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑफ मून आ गया हमारे पास 4.92 सेकंड राउंड ऑफ करने के बाद। असाइनमेंट 17.4। फाइंड द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑफ द स्प्रिंग अटैच है, उसको एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ पोजीशन की दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई ए टी। और आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड, और 2 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी फाइंड करना है। हम इक्वेशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई ए टी। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से कंपेयर कर लेंगे और ए हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड की यहाँ वैल्यू दी है 0.25। अगर हम इसको आपस में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.25 मीटर। अगर हम इसे ओमेगा टी को पाई बाई ए टी से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है और यहाँ उसके दिया हुआ है पाई बाई 8, तो ओमेगा आ गया पाई बाई 8 रेडियन पर सेकेंड। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्म होता है ओमेगा ओवर 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 8 और 2 पाई यहाँ पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे a टू द 16 तो आंसर आ जाएगा 1/16 विच इज इक्वल टू 0.0625 हर्ट्ज। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड इक्वल होता है 1/f। तो 1/f इसी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इसे डिवाइड करने पे हमारा फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड निकलेगा 16 सेकंड। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2.0 सेकंड। तो t की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ पे t दिया हुआ था, इस t की जगह पुट कर देंगे 2.0 सेकंड। तो हमने t की जगह पुट कर दिया 0.8 सेकंड। इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 1 2 2 4 to the 4 तो यह जाएगा π/4। मजीद हम cos π/4 जो 45 डिग्री होता है उसका एंगल लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। cos 45 की वैल्यू होती है 0.7071। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और इसे 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1768 मीटर। हमारा एम्पलीट्यूड आएगा 0.25 मीटर, फ्रिक्वेंसी आएगी 0.0625 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 16 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट आएगा 0.1768 मीटर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स के कंसर्न के लिहाज से कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 है ए, एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ए और डिस्प्लेसमेंट एक्स ये आपस में रिलेटेड होते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। जब एक्स की वैल्यू हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से एक्सेलरेशन हमारा मीन पोजीशन पे जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर ए, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट नहीं होता, ये एक्स के साथ वेरी करता रहता है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी है एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सिमम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं होता। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एक्सेलरेशन जीरो एट मीन पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ योर हार्ट रेट इज 150 बीट पर मिनट ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, व्हाट इज द टाइम पर बीट इन सेकंड। टाइम पीरियड होता है 1/f और फ्रिक्वेंसी में दी गई है 150 बीट्स पर मिनट। तो 150 बीट्स पर मिनट है तो एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 60 या कि 2.5 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए 1/2.5 करेंगे तो आ जाएगा 0.4 सेकेंड्स। तो ऑप्शन सी 0.4 सेकेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ए एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक रिक्वायर लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो एक्सेलरेशन फार्मूला पढ़ के आए हैं, ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो एस के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हमारे गलत ऑप्शन है कि कोई पावर नहीं होगी और मस्ट बी नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स, और नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में यहाँ पे पॉजिटिव रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स इनटू एस की फर्स्ट पावर। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4, एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, अंडरगो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए व्हेन द किनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इट इज पोजीशन। जब उसकी किनेटिक एनर्जी उसके ट्वाइस होगी पोटेंशियल एनर्जी के, उस वक्त उसकी पोजीशन एक्स क्या होगी। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बुक्स में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को एक्स नॉट का स्क्वायर भी लिखा जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 k एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करते हैं। किनेटिक एनर्जी 1/2 k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे देखें ये k इस k के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये 3 हम वहाँ जाकर डिवाइड कर लेते हैं और टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए ओवर अंडर रूट 3। तो पोजीशन इज ए ओवर अंडर 3 फ्रॉम द मीन पोजीशन, जहाँ पे किनेटिक एनर्जी ट्वाइस होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। A spring in a simple harmonic oscillator is replaced with a stronger spring। एक स्प्रिंग है जिसे हमने स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग से रिप्लेस कर दी है। ट्वाइस द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट प्रीवियस स्प्रिंग कांस्टेंट के डबल है। यानी कि न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट के न्यू है, ये ट्वाइस है और ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड टू द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो न्यू टाइम पीरियड की ओरिजिनल टाइम पीरियड के साथ क्या रेशियो होगी। जैसे टाइम पीरियड हम जानते हैं बराबर होता है 2πm/k, तो इसको 2πm/k को डिवाइड कर देंगे 2πm/k के, तो 2π और k
तो 2 पाई और एम मैथ अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा के टाइम पीरियड, ये देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ के, तो न्यू टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के ऑफ न्यू, और ओरिजिनल टाइम पीरियड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन हमारे पास आ गया कि न्यू टाइम पीरियड का न्यू के इधर आ गया और ओरिजिनल का यहाँ पे के ऊपर चला गया, इसे हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशन। अब इसमें हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जो के न्यू था वो 2 टाइम ऑफ के ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल के न्यू, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी ये के आ जाएगा, इसको के कह देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2k, यहाँ पे 2k आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये के इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1/2। ये रेशियो है न्यू टाइम पीरियड की, देखें न्यू टाइम पीरियड ऊपर होगा टू द ओरिजिनल टाइम पीरियड नीचे होगा। जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेफ होगा, जितना ज्यादा सख्त स्प्रिंग होगा स्टिफ होगा, उतना ही टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है क्योंकि ओरिजिनल रेशियो है। जितना स्प्रिंग को हम स्टिफ करते जाएंगे टाइम पीरियड की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। एमसीक्यू नंबर 6, अ पिन बॉल मशीन यूजेस अ स्प्रिंग दैट इज कंप्रेस 4 सेंटीमीटर, तो वो कंप्रेशन हुई है उसकी 4 सेंटीमीटर, उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.04 मीटर। टू लॉन्च अ बॉल, इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू में दी हुई है 13 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट की एक वैल्यू 13 न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ बॉल दैट मोमेंट द स्प्रिंग इज रिलीज्ड, एट द मोमेंट जब स्प्रिंग हम रिलीज करेंगे तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फोर्स का फार्मूला होता है F = kx, तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू 13 और s की वैल्यू 0.04, तो आंसर आ जाएगा 0.52 न्यूटन, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है 0.52 न्यूटन। सी ऑप्शन गलत है, न्यूटन मीटर जो होता है ये टॉर्क का यूनिट है, उन्होंने पूछा है फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ भी 0.52 ही वैल्यू है, लेकिन न्यूटन मीटर हमारा टॉर्क का यूनिट है, फोर्स का करेक्ट यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 0.52 न्यूटन, ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 7 है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड टी है, तो एट t0 जब t0 था इट इज एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वो इक्विलिब्रियम में था, एट विच टाइम इट इज फर्दर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो किस वक्त वो बहुत दूर होगा, फारदर्स होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट से। देखें जब x0 टाइम 0 था तो x भी 0 था, हमारी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है x = एम्पलीट्यूड a sin ωt, और जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो sin ωt की वैल्यू आ जाएगी +1 -1। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जब t0 था तो x 0 था, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था यहाँ पे, तो सबसे दूर वो पीक पे होगा, ठीक है ना, पीक पे होगा जब sin ωt की वैल्यू +1 आएगी, या ट्रफ पे होगा जब -1 आएगी। तो हमारे पास ωt, अब टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ωt की वैल्यू आ जाएगी π/2 यानी कि 90 डिग्री, तो π/2 आ जाएगा, ωt π/2 आ जाएगा, ओमेगा जाके डिवाइड हो जाएगा, और जैसे हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो 1 ओवर ओमेगा की वैल्यू होगी 2t/2π, और यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई से कैंसिल हो गया, 2 to the 4 और ये आ जाएगा t/4 t टाइम पीरियड हमें दिया गया है, तो t/4 इक्वल होता है 0.25 t के, टाइम पीरियड हमारे पास है t, इसे 4 से डिवाइड करें या इसे आप कह सकते हैं 1/4, तो ऑप्शन आ जाएगा 0.5 t, यानी कि 0.5 t आपका ये पोजीशन बन रही है, 0.5 t ये पोजीशन कहलाती है t/4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा t/4 या 0.5 t, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 8 है, द एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन लीड करता है वेलोसिटी को बाय व्हाट फेज। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है x = a cos ωt, वेलोसिटी होती है -a ω sin ωt, और sin ωt इक्वल होगा -cos ωt प्लस π/2, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। जन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है -a ω² cos ωt, और cos ωt बराबर होता है -cos ωt प्लस पाई, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो वेलोसिटी फेस आ रहा है π/2, वेलोसिटी लीड कर रही होती है π/2, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से लीड कर रहा होता है पाई, तो डिस्प्लेसमेंट से π/2 वेलोसिटी आगे होती है, और वेलोसिटी से π/2 ही एक्सेलरेशन आगे होगा, और डिस्प्लेसमेंट से ये पाई आगे होगा, तो नेट पावर डिफरेंस क्या होगा, ωt माइनस पाई हमने लिखा एक्सेलरेशन का, माइनस वेलोसिटी का लिखा ωt प्लस π/2, तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ωt से कैंसिल हो गया, पाई में से π/2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा π/2 रेडियन, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बुक में यहां से भी टॉपिक देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री लीड कर रही होती है, और वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन है वो 180 डिग्री लीड कर रहा होता है। इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन 180 डिग्री लीड कर रहा है। ये 180 डिग्री लीड कर रहा है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो 180 माइनस 90, तो वेलोसिटी के मुकाबले में एक्सेलरेशन 90 डिग्री लीड करेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है अ सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड है 2.5 सेकेंड हैज इट्स लेंथ क्वार्टरपल, यानी कि उसकी L2 हमने 4 टाइम इंक्रीज कर दी है। क्वार्टरपल मीन्स 4 टाइम उसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी है। व्हाट इज न्यू टाइम पीरियड, तो उसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट टाइम पीरियड था उसका 2.5 सेकेंड, तो न्यू लेंथ हमने इसकी 4 टाइम इंक्रीज कर दी है, तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड फॉर्म होता है 2πL/g का अंडर रूट, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, तो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट L2 के, और T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट L1 के, और L2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ L1 है, तो L1 से कैंसिल हो जाएगा। अब L2 हमारा 4 टाइम्स ऑफ L1 है, हमें गिवन है। L1 तो L1 ही है, तो L1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 4। अंडर 4 को 2 से मल्टीप्लाई, अंडर 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब यानी कि टाइम पीरियड की जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 2:1। अगर पहले टाइम पीरियड 2.5 सेकंड था तो अब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, तो T2 जो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी कि अब हो जाएगा वो 5 सेकंड्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 सेकंड। एमसीक्यू नंबर 10 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम अगर स्विंग कर रहा है 45 साइकिल्स पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी है 45 साइकिल्स पर मिनट, और मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 45 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.75 हर्ट्ज। तो 45 साइकिल पर मिनट ये होगा 0.75 हर्ट्ज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज पुल्ड फ्रॉम, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पुल किया है x0 से, उसे पुल करके x एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तक ले गए हैं a तक, एंड रिलीज व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल इन वन फुल साइकिल, एक पूरे साइकिल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप देख सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसकी सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से 0 से वो पहले गया है मैक्सिमम पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम से दोबारा 0 पे, 0 से दोबारा इस माइनस ए वाली पोजीशन पे, फिर a से वापस यहाँ पे आया, तो वो गया 0 से मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम से दोबारा वापस आया, वापस से दोबारा मैक्सिमम पे, और मैक्सिमम से दोबारा वो वापस मीन पोजीशन पे आया। तो इसने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 टाइम एम्पलीट्यूड कवर किए। अब दोबारा देखेंगे मीन पोजीशन पे था, वो मैक्सिमम पोजीशन पे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, 2a हो गया, फिर वापस माइनस में एक पोजीशन पे गया, और फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। तो आप अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एम्पलीट्यूड उसने कवर किए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4a ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एक्सेलरेशन उसका है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर। व्हाट फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। अब दोनों ये सेंटीमीटर में है तो दोनों को सेंटीमीटर में रहने दे सकते हैं, आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू मेगा स्क्वायर एक्स, ए दिया हुआ है हमें 16 और x की वैल्यू है 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेगा स्क्वायर आ जाएगा 4 जाकर डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो मेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकंड। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए लिखेंगे 2π/ओमेगा, तो 2π ओमेगा की वैल्यू 2 थी, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई जिसकी वैल्यू है 3.142 सेकंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। इफ वी हाफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर पेंडुलम की लेंथ को हम आधा कर दें, हाफ कर दें, रिलेटेड टू ओरिजिनल लेंथ उसकी L थी तो नई लेंथ उसकी हाफ कर दी है। व्हाट इज द अल्टरेशन इन द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, इस पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या तब्दीली होगी, और व्हाट इज इट्स न्यू फ्रिक्वेंसी, और इसकी न्यू फ्रिक्वेंसी क्या होगी। जैसे हम जानते हैं कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है L पे, G पे, इसका फार्मूला है 2π/L/G। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के। हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी L0, और जो नई लेंथ है वो है L0/2, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड होगा T0 इज इक्वल टू 2π/L0/G का अंडर रूट। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? न्यू टाइम पीरियड में L0 की जगह पुट कर देंगे L0/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट L डिवाइडेड बाई 2G। अब 2 अंडर रूट के अंदर है, इसे बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2π/L0/G, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल टाइम पीरियड के लिए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे T0 ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो जो नया टाइम पीरियड है वो T0 डिवाइडेड बाय √2 होगा, न्यू टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ √2, ठीक है कि जो नया टाइम पीरियड है न्यू टाइम पीरियड है वो होगा T0 डिवाइडेड बाय √2। अब न्यू फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रिक्वेंसी f इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगी f ओरिजिनल इज इक्वल टू 1 ओवर t ओरिजिनल। तो न्यू फ्रिक्वेंसी क्या होगी? न्यू फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर t न्यू t, जो न्यू t है वो है T0/√2। अब ये चीज़ डबल डिवाइड हो रही है, ये डबल डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर चली जाएगी, जिससे आंसर आएगा √2 टाइम ऑफ ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। तो न्यू फ्रिक्वेंसी क्या होगी? फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ √2,
तो जो न्यू फ्रिक्वेंसी है, ये न्यू फ्रिक्वेंसी ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो न्यू फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ √2। क्वेश्चन 2 है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनी मोशन इज डबल। अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनी मोशन कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड हम डबल कर दें। ये पहले उसका एम्पलीट्यूड था ए, अब उसका एम्पलीट्यूड हम डबल कर दिया, अब 2a कर दिया हमने। व्हाट हैपन टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब हमने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। अब जो न्यू एम्पलीट्यूड है ए डैश, वो ए डैश जो है ये मेरा न्यू एम्पलीट्यूड है, ये ट्वाइस है पुराने एम्पलीट्यूड के, तो ए की जगह पुट कर देंगे हम 2a का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। इस 4 को हम बाहर लिख लेते हैं तो आ जाएगा 4 × 1/2 के ए स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी ओरिजिनल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है एट मीन पोजीशन। इसकी जगह हमने ये फार्मूला में बताया था कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है। इसकी जगह हम इसे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 4 टाइम हो जाएगी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, इसलिए न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम होगी। तो एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब मार्चिंग सोल्जर्स आर अबाउट टू क्रॉस द ब्रिज, जब वो ब्रिज क्रॉस करने वाले होते हैं तो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट को करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है। सोल्जर मार्चिंग इन यूनिसन अप्लाई या प्रोडिक फोर्स, वो प्रोडिक फोर्स लगाते हैं, वो सारे अपना पाँव इकट्ठा रखते हैं एट अ फ्रीक्वेंसी मैचिंग देयर स्टेप रेट, क्योंकि स्टेप रेट आपस में मैच कर रहा होता है। तो ब्रिज हैव अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हर ब्रिज की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की। इफ द स्टेप फ्रिक्वेंसी मैचेज द ब्रिज नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अगर सोल्जर की स्टेप्स की फ्रिक्वेंसी मैच कर दे ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ तो उससे रेजोनेंस अकर होगी। अगर रेजोनेंस अकर होगी तो रेजोनेंस कॉज करेगी लॉ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो पोटेंशली लीड करेगी टू द स्ट्रक्चरल फेलियर, तो हमारा जो ब्रिज है उसका स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं तमाम के तमाम सोल्जर अगर एक ही टाइम में एक ही फुट ब्रिज पे हिट करेंगे तो एक रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा सोल्जर्स के पाँव से, सोल्जर की मार्चिंग से। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो ब्रिज हमारा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और हमारा ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज कोलैप्स हुआ भी है ड्यूरिंग द विंड स्ट्रॉम, के विंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर गई है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्रिज से। यहाँ भी अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी सोल्जर के मार्चिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और वाइब्रेशन बढ़ने से ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टेप ब्रेक करने से डिस्टर्ब हो जाता है प्रोडिक फोर्स होना बंद हो जाती है, तो उसे रेजोनेंस नहीं होती, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं कैटास्ट्रोफिक वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन, और हमारा ब्रिज कोलैप्स नहीं करता। तो यार रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है तो वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। व्हेन ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो वो वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देख लें, टैकोमा नैरो ब्रिज कोलैप्स हुआ था 1940 में, इसलिए स्टेप ब्रेक किए जाते हैं टू प्रिवेंट द रेजोनेंस दैट कुड कोलैप्स द ब्रिज। रेजोनेंस को प्रिवेंट करेंगे ताकि हमारा ब्रिज कोलैप्स ना हो। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, जब हमारे सोल्जर एक स्टेप देंगे तो वाइब्रेशन थोड़ी कम होगी, जब दूसरा स्टेप लेंगे तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, फिर वाइब्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी, जब थर्ड स्टेप लेंगे तो वाइब्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे से जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एट दी एंड हमारा ब्रिज कोलैप्स कर देगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हम देख ली, टैकोमा नैरो ब्रिज इन 1940। यहाँ पे आप बुक का रेजोनेंस इन ब्रिज का ये टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, इसमें आंसर लिख सकते हैं। Short question number 4. Suppose a driving force have half the frequency of an oscillator. Driving force की frequency oscillator फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर से हाफ है। विल इट प्रोड्यूस रेजोनेंस, क्या वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हाफ फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं करती। रेजोनेंस ओनली तब अकर होती है जब ड्राइविंग फोर्स रेजोनेंस फोर्स या इनिशियल फ्रिक्वेंसी नॉट फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो। अगर फ्रिक्वेंसी उसे हायर हो, डबल हो, हाफ हो या लोअर हो, कोई भी वैल्यू हो, तो ये रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं करती। सिमिलरली इफ द ड्राइविंग फोर्स इज ट्वाइस, अब हायर कर दी थी, हाफ में हमने क्या कर दी, हाफ में हमने लोअर कर दी, तो लोअर में भी रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी, और ट्वाइस में हमने क्या कर दी, हायर कर दी, तो हायर में भी रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन प्रोड्यूस होती है जब ड्राइविंग फोर्स हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो। तो हाफ या ट्वाइस करने पे क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। तो जो हमने बताया कि ड्राइविंग फोर्स जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो तब रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, उसके हाफ पे भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं होती, और उसको अगर डबल कर दें तब भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो दोनों कंडीशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी नेचुरल रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हमारी ड्राइविंग फोर्स हाफ होगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तब भी ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस, तभी रेजोनेंस
फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब हमारी ड्राइविंग फोर्स डबल होगी हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तब भी रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारा आंसर होगा नो रेजोनेंस। और रीज़न में आप ये लिख दीजिएगा कि रेजोनेंस इज ओनली अकर व्हेन ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है पेंडुलम क्लॉक को एडजस्ट किया है बाय चेंजिंग द पेंडुलम लेंथ, ठीक है, और एडजस्टेड बाय चेंज। अगर हम मूव करते हैं किसी ऐसी स्थिति में जहाँ जी की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर है, तो हम एक ऐसे सिटी में मूव कर रहे हैं जहाँ पे जी की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर है। विल यू लेंथन और शॉर्टन द पेंडुलम टू कीप द टाइम पीरियड कांस्टेंट। अब टाइम पीरियड आपने कांस्टेंट रखना है तो क्या आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। देखिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू आपने बढ़ाई है, तो यहाँ पे आपको लेंथ की वैल्यू भी बढ़ानी होगी ताकि टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि टू कीप द टाइम पीरियड कांस्टेंट लेंथ को कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर द चेंज इन जी। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लॉन्गर लेंथ लॉन्गर टी, और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, तो हायर जी मतलब शॉर्टर टी। जब जी आप बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होने की तरफ जाएगा, तो जी आप टाइम को कांस्टेंट करने के लिए आपको लेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। टू कीप द टी कांस्टेंट लेंथ मस्ट बी कंपनसेट फॉर द चेंज इन जी। लेंथ को भी कंपनसेट करना पड़ेगा और लेंथ को हमें लेंथन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जी इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो क्लॉक रन फास्टर। तो हमें क्या करना है, गोल हमारा है कि रीस्टोर करें ओरिजिनल टी को। तो सोल्यूशन है कि इंक्रीज करें लेंथ, हमें लेंथ भी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू ऑफसेट हायर जी, ताकि हायर जी की वैल्यू को कंपनसेट किया जा सके। तो अगर हम ऐसी सिटी में मूव कर गए हैं जहाँ पे जी की वैल्यू स्लाइटली हायर है, ये सब जी की वैल्यू इंक्रीज है, तो आपको पेंडुलम की लेंथ भी एडजस्ट करके लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट रह सके। क्वेश्चन नंबर 6 है टू मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, दो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, वाइब्रेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। अगर ए स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट आर इक्वल, अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट की के वैल्यू है और दोनों के लिए के की वैल्यू सेम है, के की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, और के हमारा जैसे मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट है तो दोनों में के की वैल्यू सेम है। मैथ ऑफ वन सिस्टम इज ट्वाइस ऑफ अदर, ए का मैथ m1 वो तो m ही है, लेकिन दूसरे का मैथ डबल मैथ है, ये दूसरे सिस्टम का मैथ पहले वाले मैथ से डबल है, तो m1 इज इक्वल टू m है, लेकिन m2 इज इक्वल टू 2m है। विच सिस्टम हैज़ हायर पीरियड, किसका पीरियड ज़्यादा होगा। जैसे पता है टाइम पीरियड फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m ओवर के फॉर द स्प्रिंग, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैथ के अंडर रूट के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम है दोनों के लिए, याद रखें। अगर स्टिफ स्प्रिंग हो तो हमारा टाइम पीरियड शॉर्टर होता है, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ मैथ चेंज हो रहा है। तो टाइम पीरियड 1 निकालते हैं जिसका मैथ था m इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर के का होल का अंडर रूट, और टाइम सेकंड सिस्टम देखते हैं जिसका टाइम पीरियड था t2 और उसका मैथ था 2m, तो 2m ओवर के का अंडर रूट हो जाएगा। इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं विद अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। बाकी जो चीज़ बचेगी वो तमाम के तमाम t1 के इक्वल है, यहाँ से 2 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम ऑफ t1, यानी कि 1.414 ऑफ t1। तो आंसर होगा द सिस्टम विथ ट्वाइस मैथ, जिसका मैथ डबल है, हैज़ ग्रेटर टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड भी अंडर रूट 2 टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मैथ के। तो मैथ को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। की पॉइंट देख लें, हैवियर मैथ एक्सेलरेट स्लोअर, अगर मैथ हैवी होगा मैथ ज़्यादा होगा तो स्लो एक्सेलरेट करेगा, जिसका टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होगा। जब हमारे पास के जो है वो दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन 7 है गिव एप्लीकेशन वे रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, रेजोनेंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी एप्लीकेशन लिखें। तो रेजोनेंस तब अप्लाई होती है जब हमारी ड्राइविंग फोर्स हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए, उसे एनेबल हो जाता है कि एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स से नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होती है। और एप्लीकेशन ले सकते हैं सिग्नल एम्पलीफिकेशन जैसे रेडियो में होता है, एनर्जी कंसंट्रेशन जो मेडिकल इमेजिंग में करते हैं, ठीक है, कंट्रोल डिस्ट्रक्शन डिमोलेशन, बिल्डिंग को जो तबाह करते हैं गिराते हैं अटेंशनली उसे कहते हैं कंट्रोल डिस्ट्रक्शन डिमोलेशन, उसमें हम रेजोनेंस यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में देख लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एयर कॉलम इन फ्लूइड या ऑर्गन रेजोनेट करते हैं एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, इससे साउंड हमारा एम्पलीफाई हो जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हाइड्रोजन एटम रेजोनेट हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू रेडियो वेव, तो अमिट करते हैं सिग्नल फॉर द बॉडी इमेजिंग, जिससे हम बॉडी की इमेजिंग हासिल कर सकते हैं। थर्ड है रेडियो एंड टीवी रिसीवर, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट जिसे हम एलसी सर्किट कहते हैं, रेजोनेट करते हैं एट कैरियर फ्रिक्वेंसी पे टू फिल्टर एंड एम्पलीफाई द डिजायर्ड चैनल, वो फिल्टर करते हैं और वही चैनल जो आप देखना चाहते हैं उसी को एम्पलीफाई करते हैं। एलसी सर्किट आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक क्लीनर, रेजोनेंस इन फ्लूइड क्रिएट कैविटेशन टू डिसलॉग डर्ट, फ्लूइड के अंदर जब रेजोनेंस होती है तो कैविटेशन क्रिएट करती है और डर्ट को डिसलॉग हटा देती है। फिफ्थ है सेस्मिक बिल्डिंग डैम्पर्स, ट्यून मैस डैम्पर्स होते हैं यूज रेजोनेंस टू काउंटरैक्ट
अर्थक्वेक वाइब्रेशन, जो अर्थक्वेक वाइब्रेशन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमारा बुक का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन डेली लाइफ, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, एमआरई मशीन, हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन एंड रेजोनेंस। उसके बाद रेजोनेंस इन गिटार, फिर है रेजोनेंस इन ब्रिजेज जो हमने पढ़ के हैं पीछे के वो क्लैप्स हो जाते हैं। इसके अलावा है रेजोनेंस इन एयरप्लेन विंग्स, ये टॉपिक भी एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे एप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं। तो बुक आप ये वाला टॉपिक भी आप इसमें अगर आपने तैयार किया हुआ तो ये वाला टॉपिक ही लिख दें। तो रेजोनेंस के दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है रेजोनेंस बिल्ड ब्रिजेस, जिसे कहते हैं एक्रोस्टिक ट्रैक्शन, या ब्रेक हो जाते हैं जैसे रोकानामो नैरोबी ब्रेक हुआ था। इसके अलावा ट्यूनिंग नेसेसिटी भी है, हम बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइज फ्रिक्वेंसी को मैच करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्यून करते हैं। तो रेजोनेंस ये बहुत ही वाइटल है इन अकोस्टिक, मेडिकल इमेजिंग, कम्युनिकेशन, क्लीनिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको वाइब्रेशन पे सेट किया है और उसको छोड़ दिया अनटच, वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, वो क्यों? इसकी रीज़न होगी डैम्प ऑसिलेशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन का है वो डिक्रीज हो रहा है अंडर डंपिंग फोर्स। डंपिंग फोर्स हमारी एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, सच दैट ऑसिलेशन जो होती है उस तरह की ऑसिलेशन को कहते हैं डंप ऑसिलेशन। तो इसमें अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं, वो एम्पलीट्यूड को रोक देती हैं, कम कर देती हैं। हमारा जो आइडियल सिस्टम होता है उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, तो ऑसिलेशन परपेचुअल होती है, लगातार चलती रहती है। लेकिन रियल सिस्टम में हमें डंपिंग फोर्स सेट करती है, उसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन होती है, जो आस पास हमारी वाइब्रेशन को डम कर देती है। डैम्पिंग क्या होती है? ये कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों शामिल है, टू हीट या साउंड में, उसे रिड्यूस कर देती है एम्पलीट्यूड ओवर टाइम। आस्ता आस्ता वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो जाता है और जो भी एनर्जी है वो आपकी हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इनिशियल एनर्जी आपकी होती है 1/2 के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और डंपिंग फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -v के, वो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो जो वर्क डन होता है बाय डंपिंग फोर्स वो एनर्जी को ज़ाया करती है, एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है नॉन रिक्वायर्ड फॉर्म में, जैसे हीट एंड साउंड। तो हमारी डेल्टा ई लेस देन 0 हो जाएगी, तो आस्ता आस्ता एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो एक्सपोनेंशियली डिके होता जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं, लीनियर डिके नहीं, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व आएगा, डिके हो जाता है, जिसका फार्मूला भी दिया गया है। तो टाइम इन्फिनिटी होगा, तो एक इन्फिनिटी टाइम के बाद टाइम पीरियड 0 हो जाएगा और पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा। तो मेन रीज़न क्या होगी कि हमारे पास जो डंपिंग फोर्सेज हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो आस्ता एनर्जी को हीट साउंड और नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी, और जिससे हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा और एक टाइम इन्फिनिटी टाइम पीरियड के बाद एम्पलीट्यूड थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा। तो ओवर टाइम जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। इस वजह से एक सिंपल पेंडुलम को जब अनटच छोड़ देते हैं तो एक वक्त आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है वो एनर्जी वेस्ट तो कर रही होती है और कोई हम एनर्जी इनपुट नहीं कर रहे होते। उस आइसोलेट सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रही होती है टू द सराउंडिंग, या कोई एनर्जी इनपुट नहीं हो रही होती। और फिर डंपिंग की टाइप है, अगर लाइट डंपिंग है तो आस्ता आस्ता वो स्टॉप होगा, स्लो डिके होगा। अगर क्रिटिकल डंपिंग है तो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो स्टॉप हो जाएगा नॉन ऑसिलेटिंग मोड में। तो पेंडुलम में रुक जाएगा, क्यों? ड्यू टू एनर्जी डेसिपेशन फ्रॉम द डंपिंग फोर्स। जो डंपिंग फोर्स है वो एनर्जी को डेसिपेट कर देगी और पेंडुलम एक वक्त के बाद जाके रुक जाएगा। क्वेश्चन 9 है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक? किस कंडीशन में सिंपल पेंडुलम का मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा? जब हमारी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -2 द डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऐड करती है टुवर्ड द सेंटर। तो दोबारा शुरू से करते हैं, फार्मूला फॉर द रीस्टोरिंग फोर्स। फार्मूला रीस्टोरिंग फोर्स का होता है इक्वल टू -mg sin थीटा, और थीटा है एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल थीटा इन रेडियन, साइन थीटा नियरली इक्वल टू होता है थीटा के। ठीक है, तो 10 एफ इज नियरली इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा टू mg थीटा के, और हम इसे थीटा कर देते हैं, हम ये होता है x/l के। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो x है, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास l, तो साइन थीटा हो जाएगा x/l। अगर ये स्टेप आप स्किप भी करना चाहें कर सकते हैं। एफ होता है mg साइन थीटा, और थीटा की जगह लिख देंगे x/l। अब इसमें मैथ भी और g भी, ये भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तमाम हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं mg/l। तो जो फोर्स हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी -x के। ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूव हम बुक में यहाँ पे करके आए हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -ω²x। क्वेश्चन 10 है हमारा, किस पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और किस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी? आप पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x = a cos ω t,
और वेलोसिटी इक्वेशन होती है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया हमने, साइन ओमेगा टी इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के अंडर रूट के। अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का अंडर रूट। अगर बुक में देखा जाए तो दिया हुआ वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, और एक्स नॉट जो होता है ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ से हमने ये वैल्यू लेके हमने यहाँ पुट किया, थीटा की जगह हमने डाल दिया ओमेगा टी, और एक्स नॉट को हमने कह दिया एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम व्हेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम तब हो सकती है जब एस की वैल्यू हमारे पास जीरो हो। एस की वैल्यू जीरो होगी एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मिनिमम वेलोसिटी तब होगी जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये तब आ सकता है कि जब एक्स ए के इक्वल हो जाए, यानी कि एक्स जो है वो हमारा एक्स नॉट एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाए, तो तब ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारी होती है एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी होती है जीरो। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन और वेलोसिटी जीरो होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन सर्कल। प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें बुक का टाइप है 17.3 लिखेंगे, एक पॉइंट पी है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन क्यू है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो ये शो करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाला पॉइंट पी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका रेड वाला पॉइंट पी क्यू है जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। इसकी वेव डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ए और यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड ए है। तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि पार्टिकल जब सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसका जो प्रोजेक्शन क्यू है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी एक्स है और हाइपोटेन्यूज आपका है एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ये हमारा वेक्टर वी है, इसे हम कहेंगे वी पी, और ये इसका थीटा है, यहाँ पे ये थीटा बना रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमारा शो कर रहा है कि ये वी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट जो है ये वी को शो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वी। मैं डायग्राम थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी है, आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन जो है थीटा के सामने है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा है वी, तो जगह वी, और हाइपोटेन्यूज हमारा है वी पी, ये यहाँ पे वी पी है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं वी पी, तो वी ओवर वी पी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब वी पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो साइन थीटा जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी आ जाएगा वी पी साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। वी पी की एक और वैल्यू भी होती है, वो होती है एक्स नॉट इंटू ओमेगा, एक्स नॉट इंटू ओमेगा, और कॉस थीटा हम पढ़ के आए हैं कि कॉस थीटा इक्वल होता है एक्स ओवर एक्स नॉट, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा ओवर एक्स नॉट स्क्वायर थीटा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, ये एक्स नॉट यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जाके इस एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगी। मैं यहाँ पे देखें इसका एलसीएम लिया, ये आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट जो है इस एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स नॉट को एक्स नॉट से कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू माइनस ए पी कॉस थीटा लिखेंगे पीछे, और ए पी होता है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हम देखें कॉस थीटा बनाता है एक्स ओवर एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल इट प्रोजेक्शन अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसका डायमीटर सर्कल में जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। इस तरह ये प्रूव आप कर सकते हैं। इसका शॉर्ट मेथड है जिसे डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, जिसमें आप डेरिवेटिव लेके, ये मैथ में आप पढ़ेंगे, मैथ के चैप्टर 2 है उसमें डेरिवेटिव का मेथड भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी
का जब डेरिवेटिव लेंगे आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर कॉज ओमेगा टी। ये ओमेगा है तो ओमेगा एक बाहर भी आ जाता है, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक ओमेगा बाहर आ जाता है, ये मैथ में पढ़ेंगे तो आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर कॉज ओमेगा टी। अब इसमें देखें कॉज ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स के, तो एक्स रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के, तो ये एम्प्लीफाई कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 है स्केच करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर लाइट क्रिटिकल एंड हैवी डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग होती है कि ऑसिलेशन विद एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा होता है एम्पलीट्यूड, तो ग्राफ जो होता है साइन वेव इंक्लोज इन डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इन्वेलप होता है। यहाँ पर बताए ये साइन वेव है लेकिन एक्सपोनेंशियली ये डिके हो रहा है, तो ये हमारा है लाइट डैम्पिंग का ग्राफ। यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला, ये हमारा जो है ये लाइट डैम्पिंग का ग्राफ है, जिसमें आखिरी तो फाइनल रीडिंग आ जाएगी। सेकंड है क्रिटिकल डैम्पिंग, फास्टर रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम, बहुत ज़्यादा रिटर्न, बहुत तेजी से रिटर्न होता है इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेशन, बगैर किसी ऑसिलेशन के। तो ग्राफ में कर्व स्टार्ट होता है एक्स इज इक्वल टू ए से और स्मूथली अप्रोच हो जाता है एक्स इज इक्वल टू 0 विदाउट क्रॉसिंग, बगैर क्रॉस हुए। यहाँ पे देख सकते हैं ये गया और बगैर क्रॉस हुए ही डायरेक्टली स्मूथ रीड कर जाता है मीन पोजीशन को, तो इसे कहते हैं क्रिटिकल या डेड बीट क्रिटिकल डैम्पिंग। यहाँ पे देख सकते हैं ये बगैर क्रॉस हुए डायरेक्ट चला गया। ये वाली लाइन हमारी हैवी डैम्पिंग को शो कर रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बुक में क्रॉस कर दी है, ये रेड वाली लाइन हमारी शो कर रही है क्रिटिकल डैम्पिंग को, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस हुआ है और फिर ये मीन पोजीशन पे चला गया, इसे कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। और यहाँ पे बगैर क्रॉस किए ही सीधा रीच कर गया, ये भी हमारा है क्रिटिकल डैम्पिंग। ये क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे दो ग्राफ हैं, यहाँ पे हमारी रेड वाली लाइन और यहाँ पे हमारी ये सेंटर वाली लाइन, ये हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग की लाइन है। थर्ड है हैवी डैम्पिंग, स्लो रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेशन, आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम पे आ जाता है बगैर की ऑसिलेशन के, कर सिमिलर टू द क्रिटिकल डैम्पिंग लेकिन ये स्लो होता है। ये देखिए हैवी डैम्पिंग होता क्रिटिकल डैम्पिंग से मिलता जुलता है लेकिन स्लो है, ये आहिस्ता 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 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीच कर जाता है। यहाँ पे देखें ये हैवी डैम्पिंग कि ये मिलता तो क्रिटिकल डैम्पिंग से ही है लेकिन ये आहिस्ता 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 अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग। इस तरह आप ये दोनों ग्राफ हैं कोई भी बना सकते हैं, इसमें ये वाला ग्राफ हमारी बुक से लिया गया है, ये हमने खुद बनाया। क्वेश्चन 13 है जस्टिफाई करें इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग इन कार सस्पेंशन सिस्टम। ये कार सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग के इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करेंगे। रोल ऑफ सस्पेंशन, ये अब्जॉर्व करता है शॉक को फ्रॉम द रोड इरेगुलरिटीज और मेंटेन करता है टायर कॉन्टैक्ट विद द रोड और इंश्योर करता है पैसेंजर की कंफर्ट को। तो वाई क्रिटिकल डैम्पिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्रिटिकल डैम्पिंग प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेशन, ये बहुत जल्दी रिटर्न कर देता है इक्विलिब्रियम पे बगैर किसी ऑसिलेशन के, तो प्रिवेंट करता है बाउंसिंग, बार बार जंपिंग बाउंसिंग जैसे कि लाइट डैम्पिंग है, और स्लगिश रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करता है जैसे हैवी डैम्पिंग है। तो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द कॉर्नरिंग एंड ब्रेकिंग और कंफर्ट को इंश्योर करता है, यानी कि मिनिमम जर्क मिलता है पैसेंजर को। और दूसरा सेफ्टी भी है कि टायर रोड कॉन्टैक्ट मेंटेन रखता है। तो क्रिटिकल डंपिंग क्विकली अब्जॉर्व कर देता है शॉक को विदाउट ऑसिलेशन, तो ऑप्टिमाइज करता है सेफ्टी को और कंफर्ट को। इसके साथ ये क्रिटिकल डंपिंग का एक ग्राफ बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करें फ्री और फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, सिस्टम ऑसिलेट करता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर इनिशियल डिस्टर्बेंस, इनिशियल डिस्टर्ब कर दिया उसके बाद बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऑसिलेट करता है। इसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है अगर ये आइडियल हो उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, लेकिन अगर वो फ्रिक्शन हो तो एम्पलीट्यूड होता है आस्ता आस्ता डिके करता है, यानी डैम्पिंग आती है। एग्जाम्पल कर लें प्लग गिटार स्ट्रिंग। फोर्स ऑसिलेशन, सिस्टम ड्रिवन बाय पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते रहते हैं फिर सिस्टम चलता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल नहीं होती। एम्पलीट्यूड डिपेंड होता है कि कितनी ड्राइविंग फोर्स है, अगर ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स लार्ज एट रेजोनेंस, एग्जाम्पल है स्विंग पुश एट फिक्स इंटरवल, जो झूला होता है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम धक्का देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, जितना आप ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना झूला ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। डिफरेंस भी जैसे एनर्जी सोर्स, इसमें सिर्फ फ्री ऑसिलेशन में सिर्फ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स में हमें कंटिन्यू स्टैंडर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। फ्री ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, फोर्स और ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ आइडियल और डिके होगा अगर हमारे पास आइडियल या रियल सिस्टम है, और इसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि आप ड्राइविंग फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। क्वेश्चन 15 है हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैसे चेंज होगा अगर मैथ जो है बॉब का वो डबल कर दिया जाए। व्हाट चेंज राइज द टाइम पीरियड मैथ अटैच टू द स्प्रिंग। देखिए फार्मूला होता है टाइम पीरियड का 2πL/g, तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल पे जी पे, ये तो मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैथ को डबल करें हाफ करें जो मर्जी तब्दीली करें उस पर टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो डबलिंग मैथ या एनी चेंज इन द मैथ, नो चेंज इन द टाइम पीरियड्स। तो सिंपल पेंडुलम पे मैथ पे तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। दूसरा पार्ट है व्हाट चेंजिंग अराइज इन द टाइम पीरियड ऑफ मैथ अटैच टू द स्प्रिंग। अगर मैथ को स्प्रिंग के साथ अटैच करें तो फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्प्रिंग के लिए फार्मूला होता है टाइम पीरियड का T = 2πm/k।
यहाँ पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मैस। अब यहाँ पे अगर मैथ को डबल कर दें, मैथ को डबल कर दें तो जो टाइम पीरियड है वो √2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा √2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √रूट ऑफ द मैथ के। तो सिंपल पेंडुलम में मैथ इंडिपेंडेंट होता है, मैथ का टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मैथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्प्रिंग में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √रूट ऑफ द मैथ। तो सिंपल पेंडुलम में मैथ डबल करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन मैथ स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड मैथ डबल करने से टाइम पीरियड √2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब हम करेंगे इसके कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। डिफाइन एंड एक्सप्लेन फेस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेस होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है स्टेज ऑफ द ऑसिलेटिंग सर्कल एट एनी इंस्टेंट टी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ आर्गुमेंट ऑफ साइनोसाइडल वेव फंक्शन, या कोसाइन हो सकता है या साइन फंक्शन हो सकता है इन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो कि एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारा कहलाता है फेस। तो फाइव इज अ फेस कांस्टेंट है, ये बताता है कि इनिशियल फेस क्या है, जब टाइम जीरो था तो आपकी जो साइनोसाइडल वेव कहाँ से शुरू हो रही थी। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे देखेंगे कॉस ओमेगा टी का फेस लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फेस है ये 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ से ये फेस शुरू हो रहा है, यहाँ से फेस शुरू हो रहा है। लेकिन जब फेस को हमने 5 को 90 डिग्री कर दिया तो ये देखिए अगर ये 0 डिग्री है तो 90 डिग्री है, तो दूसरा ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। जब ये ग्राफ 90 डिग्री आगे जा चुका था तब ये ग्राफ शुरू हो रहा था, इसका मतलब है ये 90 डिग्री इसके मुकाबले में आगे जा रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग। ये 90 डिग्री लीड कर रहा है इस ग्राफ से, ये वाला ग्राफ लीड कर रहा है और ये पीछे है। आप 5 की वैल्यू 180 डिग्री कर दें तो ये देखें ये 90 पे था और जब ये 180 पे पहुंचा तो इसकी पोजीशन ये आई, तो ये तो शुरू ही 180 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो इसका इनिशियल फेस है 180 डिग्री। तो ये इस ग्राफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है जबकि ये इस ग्राफ से 180 डिग्री लीड कर रहा है। तो जो इनिशियल फेस है ये हमारा होता है 5। ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट के ग्राफ हमारा साइन का या कॉस का कहाँ से शुरू हो रहा है। जिसमें बुक का भी फेस वाला टॉपिक लिख सकते हैं। तो फेस ट्रैक करता है पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर विद द साइकिल एट फेस π/2 यानी कि 90 डिग्री द पार्टिकल एट द मेन पोजीशन मूविंग लेफ्टवर्ड। ए फेस जिसे डेल्टा फाई कहते हैं बिटवीन टू ऑसिलेटर इंडिकेट देयर रिलेटिव टाइमिंग। तो अगर डेल्टा फाई जो होगा वो 0 हो, दो ग्राफ के दरमियान फेस डिफरेंस 0 हो जाए तो इसे कहते हैं इन फेस। तो अगर उनके दरमियान डिफरेंस जो हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए तो इसे कहते हैं आउट ऑफ फेस। जैसे ये दो ग्राफ दे सकते हैं, इसमें और इसमें 180 डिग्री का फेस डिफरेंट है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में, इसे हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ फेस है। तो फेस कांस्टेंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है इनिशियल कंडीशन एक्स 0 ए तो थीटा 0 हो जाएगा, अगर वो मूविंग लेफ्ट हो तो थीटा π/2 हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो फेस जो है ओमेगा टी प्लस 5 होता है। फेस कांस्टेंट 5 ये सेट करता है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो फेस डिफरेंट गवर्न करता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ऑसिलेटर। यहाँ पे देखें इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में ये दोनों एक ही ग्राफ हैं, इनका फेस जो है वो 0 डिग्री है। तो हम कहेंगे कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ये दोनों का फेस डिफरेंस 0 डिग्री है, इसलिए इन टाइम में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये x नॉट कॉस ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और ये भी x नॉट कॉस ओमेगा टी ये भी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये दोनों एक ही ग्राफ हैं तो ये इन फेस होंगे। यहाँ फेस डिफरेंट क्या है वो 0 डिग्री है। लेकिन इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और जो हमारा एक्सेलरेशन का ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है ये वाला, इसमें ये 180 डिग्री का फेस डिफरेंट है, इसे कहेंगे आउट ऑफ फेस। तो फेस बताता है इनिशियल पोजीशन कि कहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है। तो फेस डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो π/2 है, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो फेस डिफरेंट है ये देखिए 0 पे था जब, और वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है और वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ शुरू हो रहा है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो π/2 है इनका डिफरेंस, जबकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इनका फेस डिफरेंट है पाई यानी कि 180 डिग्री। ये टोटली आउट ऑफ फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल विद रेडियस a, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट क्वेश्चन 11 में हम इसकी डेरिवेशन सारी एक्सप्लेन करके आए हैं, सारी एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यही आंसर इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में भी है कि वही अब टॉपिक डायग्राम बनाएंगे और वही एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 3 है शो डैट मोशन ऑफ मैस अटैच टू द स्प्रिंग। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसमें हमारा कंसीडर के मैस m है वो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और डिस्प्ले किया हमने x। तो रीस्टोरिंग फोर्स बुक सलाह अप्लाई करेगी। इसमें अब टॉपिक बुक का 17.2, तो हम इस टॉपिक को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सच ऑसिलेशन मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x से। साथ में फोर्स ले लेंगे हम F इज इक्वल टू -x, साथ में डायग्राम बना दें जिसमें k स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर और F इक्वल होता है ma के।
तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एस, क्योंकि एफ माइनस के एस के इक्वल भी होता है, तो ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के ओवर एम। तो ये तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। इस तरह आप ये थोड़ी सी थ्योरी लिख के डेरिवेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, एनालाइज करें इंटरचेंज बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ये कंजर्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ई जो होती है टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। इसमें बुक का टॉपिक 17.7 एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें वर्क है इक्वल टू एफ इंटू एक्स, और एफ बराबर है के एक्स के, और एफ एवरेज एफ होगा 0 प्लस के एक्स बाई 2, तो यह आ जाएगा 1/2 के एक्स। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर के, और वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ओमेगा बराबर होता है के ओवर एम का अंडर रूट के। तो वेलोसिटी हो जाएगी के ओवर एम का अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम ऐसी वैल्यू 0 पुट कर दें, ऐसी वैल्यू 0 पुट कर दें, तो वेलोसिटी हो जाएगी के ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है, वो आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये था और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था। एट इंस्टेंट वेट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम इस फार्मूले से शो करेंगे। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, या हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे एक्स 0 होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी एट मीन पोजीशन। वैसे टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ये आ जाएगा 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डब्ल्यू हम बता चुके हैं अंडर के ओवर एम में। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। इस तरह बुक का भी ये वाला टॉपिक यहाँ पे ड्राइव करके इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे -a और +a पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज रेजोनेंस, इसकी 3 एप्लीकेशन भी लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन 7 में भी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और क्या रेजोनेंस होता है हम तफसील से एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली आप जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो रेजोनेंस अकर होती है व्हेन सिस्टम ड्रिवन एट इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब ड्राइविंग फोर्स हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए। जब हमारे सिस्टम को ड्राइव किया जा रहा है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, और वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की तरफ जाता है, तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड बोर्ड या गिटार ये रेजोनेट करते हैं टू एम्पलीफाई द साउंड। हमारी मशीन में रेडियो वेव एक्साइट करती हैं हाइड्रोजन को एटम को एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फॉर मेडिकल इमेजिंग। रेडियो रिसीवर में एलसी सर्किट रेजोनेट्स करते हैं टू फिल्टर द स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। तो की पॉइंट ये है कि जब ड्राइविंग फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाए तो तब हमारे पास रेजोनेंस अकर होती है, जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो एफिशिएंटली मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसमें बुक का टॉपिक 17.9 रेजोनेंस, वो लिख सकते हैं कि रेजोनेंस कब होती है, और साथ में उसके इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस और एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ये वाले टॉपिक आप इसमें शॉर्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन 6 से जस्टिफाई करें ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रेजोनेंस को अवॉइड करना चाहिए। तो रेजोनेंस कैन कॉज डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड बिल्डअप, डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड बिल्डअप भी कर सकता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, जैसे ब्रिजेज स्ट्रक्चर, सोल्जर अपने स्टेप प्रे करते हैं टू अवॉइड द रेजोनेंस कोलैप्स, जैसे टाकुमा नैरो ब्रिज रेजोनेंस की वजह से कोलैप्स कर गया था। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 में हम इसे रेजोनेंस कोलैप्स के बारे में बड़ा तफसील से एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, और इसका आंसर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसके अलावा रोटेटिंग मशीनरी अनबैलेंस रूटर, जिसमें ड्रिवन फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो सकती है और आपका रूटर डैमेज हो सकता है, वहाँ पे अवॉइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल गेट रेजोनेंस इन पावर लाइन कॉज वोल्टेज सर्ज, जिसे वोल्टेज सर्ज आती हैं वो आप अवॉइड करेंगे। इसके बाद रेजोनेंस इन एयरप्लेन विंग, ये लिख सकते हैं कि विंग इज वेरी फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ एरोप्लेन इफ द प्रोडिक वाइब्रेशन ऑफ विंग गस्ट हैव फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द विंग। तो रेजोनेंस अकर होगी एट रेजोनेंस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन ऑफ द विंग बिकम टू लार्ज, जिससे eventually lead to destruction. To avoid resonance, it is important to design the wing such that the natural frequency of wing does not match the external frequency of the vibration. तो विंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी के साथ वो मैच ना करे, अदरवाइज मैच करके इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी कि हमारे एरोप्लेन के विंग जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस सूरत में भी हम रेजोनेंस को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्राइव द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी अ मास एम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी हम बुक का जो टॉपिक एक्सप्लेन करके हैं, ये टॉपिक आप दोबारा लिख सकते हैं, यही टॉपिक कि हमने
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा आपको आउटलाइन दी है, वही लॉन्ग क्वेश्चन 7 में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन इन्वॉल्व एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस होती है, जिसे हम डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डैम्प ऑसिलेशन की टाइप्स एक्सप्लेन की हैं, साथ उसके ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया है। इसमें लाइट डंपिंग, उनके ग्राफ और क्रिटिकल डंपिंग और हैवी डंपिंग को एक्सप्लेन किया। काइंडली आप ये शॉर्ट क्वेश्चन 12 को देख लीजिएगा और इसके नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 में लिख सकते हैं। साथ में आप इसकी डंप ऑसिलेशन का बुक का टॉपिक डंप ऑसिलेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज अंडर डैम्पिंग फोर्सेस देन सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड डंप ऑसिलेशन। उसका लाइट डंपिंग, हैवी डंपिंग, उसके ग्राफ, दोनों ग्राफ और शॉक ऑब्जॉर्बर को हम पीछे एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली वो देख लीजिएगा। इसमें ये वाले नोट्स आप लिख सकते हैं। शॉक ऑब्जॉर्बर को हम क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस ये वाले नोट्स आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लॉन्ग क्वेश्चन 9 है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डंपिंग एंड शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज अ क्वांटिफाई बाय द क्वालिटी फैक्टर। इसका होता है Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और डेल्टा ओमेगा। इसमें डेल्टा ओमेगा हमारे कहलाता है बैंड विड्थ, ये हमारे चैप्टर के टॉपिक में शामिल नहीं है। इसमें लाइट डंपिंग होती है, हैवी डंपिंग होती है। लाइट डंपिंग में हाई Q होता है तो शार्प रेजोनेंस पीक आती है, और लाइट डंपिंग में हाई Q होता है, शार्प रेजोनेंस पीक आती है, और हैवी डंपिंग में लार्ज B वैल्यू होती है और लो Q होता है, और इसमें ब्रॉड रेजोनेंस पीक आती है। तो की पॉइंट है डंपिंग रिड्यूस पीक हाइट एंड ब्रॉडेंड द रेजोनेंस कर्व। यहाँ भी आप बुक के टॉपिक में देख सकते हैं। हैवी डंपिंग ब्रॉडेंड है, फिर मीडियम डंपिंग और फिर स्मॉल डंपिंग। स्मॉल में पीक ज़्यादा है और ये फासला कम है। इसमें बुक का ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द यूज ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड रेजोनेंस इन अ रोबन ट्यूब्स एंड चलादनी प्लेट्स एंड अकोस्टिक लेविएशन। रोबन ट्यूब देखते हैं। स्टैंडिंग साउंड वेव जो होंगी इन गैस फिल्ड ट्यूब वो क्रिएट करेंगी प्रेशर की नोड्स और एंटी नोड्स, और रेजोनेंस होगी एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फ्लेम जो होगा शो प्रेशर वेरिएशन। ये हमारी रोबन ट्यूब है। इसको एक साइड पे हम गैस फिल करेंगे, दूसरी साइड पे हमने फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगाया हुआ है और स्पीकर लगाया हुआ है जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड से एक साउंड वेव बनेगी, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर वेव बनेगी। इस पाइप के अंदर हमने होल किए हुए हैं। रबन ट्यूब आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव फ्लेम ट्यूब, इसे फ्लेम ट्यूब भी कहते हैं। इस पाइप में ऊपर होल है। इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द अकोस्टिक स्टैंडिंग वेव। ये अकोस्टिक स्टैंडिंग वेव को डिमॉन्स्ट्रेट शो करने के लिए यूज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल पाइप, एक मेटल पाइप है। ये मेटल पाइप विद होल ड्रिल अलोंग द टॉप। इसके टॉप पे हमने होल ड्रिल किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होल ड्रिल है जिसमें से गैस बाहर आ रही है। एंड वन सील एंड इज अटैच टू द स्मॉल स्पीकर। एक सील एंड हमने स्पीकर के साथ अटैच कर दी है। एंड अदर कनेक्टेड टू द फ्लेमेबल गैस, दूसरे को हमने फ्लेमेबल गैस से कनेक्ट कर दी है एज शोन इन फिगर। द पाइप इज फिल्ड विद गैस। ये पाइप पूरा गैस के साथ फिल्ड हो जाएगा। एंड गैस लीकिंग फ्रॉम द परफोरेशन प्रोड्यूस अ रेजोनेंट फ्लेम। यहाँ से गैस लीक होगी और इसको जब हम फ्लेम देंगे तो गैस जलना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे साउंड होगा, साउंड की प्रोड्यूसिंग की वजह से यहाँ पे फ्लेम कहीं ज़्यादा फ्लेम शो हो रहा है और कहीं कम फ्लेम शो हो रहा है। ये ज़्यादा और कम फ्लेम शो करेगा कि कहाँ पे हमारे नोड बन रहे हैं और कहाँ एंटी नोड बन रहे हैं। रिबन ट्यूब इज इन्वेंटेड बाय द जर्मन फिजिक्स हेनरी ट्यूबेन इन 1905। इट ग्राफिकली शो द रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड वेव, ये साउंड वेव एंड साउंड प्रेशर, साउंड के प्रेशर को शो कर रहे होता है। एक्टिंग एज अ परमिटिव ऑसिलोस्कोप, ये परमिटिव ऑसिलोस्कोप है। जब यहाँ से हम गैस देंगे, यहाँ से साउंड देंगे और फ्लेम शो करेंगे तो साउंड के हाई प्रेशर और लो प्रेशर नोड्स और एंटी नोड बनेंगे। और उसी हाई प्रेशर की वजह से जहाँ प्रेशर हाई है वहाँ पे, जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे फ्लेम की लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे लेंथ देखिए ज़्यादा है। और जहाँ प्रेशर कम है, जहाँ पे हमारे नोड बन रहे हैं, यहाँ पे एंटी नोड थे या नोड बन रहे हैं, वहाँ प्रेशर कम होगा तो वहाँ फ्लेम की लेंथ कम होगी। हत्ता कि तमाम होल का साइज सेम होगा, लेकिन ये हमारा जो फ्लेम है ये एक साउंड का पैटर्न, साउंड की जो वेव फॉर्म है उसका पैटर्न क्रिएट कर देगा। इसको हम कहते हैं रोबन ट्यूब। नेक्स्ट है चलनी प्लेट्स। वाइब्रेट मेटल प्लेट फ्रॉम स्टैंडिंग वेव और सैंड कलेक्ट एट नोड्स रिवील पैटर्न एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ। इसमें बुक का ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं। ये चलनी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इन पे आप सैंड रखेंगे और साथ में आप कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे। साउंड से यहाँ पे नोड और एंटी नोड के पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे। आप इसको QR कोड को स्कैन करके आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लेट्स ली और यहाँ पे हम सैंड को थ्रो करेंगे। सैंड थ्रो करने के बाद जब हम इसको म्यूजिक से प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड के पैटर्न के नोड और एंटी नोड की और साउंड के पैटर्न की आपको पिक्चर क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने साउंड क्रिएट किया और मुझे पिक्चर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है।
चैलेंजिंग प्लेट्स, चैलेंजिंग प्लेट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट मेटल शीट। ये फ्लैट मेटल शीट्स होती हैं, यूजली सर्कुलर या स्क्वायर शेप होती हैं, माउंटेड टू सेंटर स्टॉक, अटैच टू स्ट्रॉन्ग बेस, की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अटैच कर देते हैं। जब प्लेट ऑसिलेटेड ऑन द पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब इसे कोई पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन या साउंड देते हैं तो नोड और एंटी नोड बनते हैं इसके ऊपर, कम्प्लेक्स नेचर के, लेकिन सिमेट्रिकल होते हैं, पैटर्न शो होते हैं। इन नोड और एंटी नोड के पैटर्न को देखने के लिए आप अपनी प्लेट्स के ऊपर थोड़ी सी सैंड थ्रो कर दें, तो सैंड विल वाइब्रेट अवे फ्रॉम द एंटी नोड से सैंड वाइब्रेट करके दूर चली जाएगी और नोड पे इकट्ठी हो जाएगी। थर्ड है अकोस्टिक लेविएशन मैकेनिज्म में स्टैंडिंग वेव क्रिएट प्रेशर नोड्स दैट ट्रैप कर लेता है पार्टिकल को, और रेजोनेंस में ड्रिवन एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट फॉर स्टेबल लेविएशन। अकोस्टिक लेविएशन यहाँ से देख सकते हैं, अकोस्टिक लेविएशन इज द मेथड फॉर सस्पेंडिंग मैटर इन एयर अगेंस्ट ग्रेविटी। ये मैटर को एयर में हम सस्पेंड करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय यूजिंग अकोस्टिक प्रेशर, साउंड के प्रेशर से, फ्रॉम हाई इंटेंसिटी साउंड वेव, हाई इंटेंसिटी साउंड वेव प्रोड्यूस करके यहाँ पे हम मैटर को सस्पेंड करेंगे एज शोन इन फिगर 17.4। अकोस्टिक लेविएशन प्रोवाइड अ कंटेनर लेस एनवायरनमेंट, एक कंटेनर लेस एनवायरनमेंट है फॉर द सम एक्सपेरिमेंट। अकोस्टिक लेविएशन अकर व्हेन साउंड वेव इंटरेक्ट एंड क्रिएट स्टैंडिंग वेव। ये साउंड वेव इस मैटर से इंटरेक्ट करेगी और स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेगी विद नोड्स दैट कैन ट्रैप एज पार्टिकल, तो नोड्स पे पार्टिकल ट्रैप हो जाएंगे। ये पार्टिकल आपको जो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, ये साउंड की नोड्स बन रही है, ये साउंड की ऐसे नोड्स बन रही है, और नोड्स पे यहाँ पे देखें, ये नोड्स पे पार्टिकल्स, और ये हमारी सेंटर लाइन लगा लेते हैं हम, नोड्स पे पार्टिकल सस्पेंड हुए हुए हैं, हवा में रुके हुए हैं, इसे कहते हैं अकोस्टिक लेविएशन। साउंड के प्रेशर से पार्टिकल्स को नोड्स पे हवा में सस्पेंड कर देना कहलाता है अकोस्टिक लेविएशन। नेक्स्ट हमारा है 11, एनालाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं, साथ में आप बुक का टॉपिक हम पहले भी एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, सारा सोल्यूशन वही है, वो वहाँ पे हम तफसील से एक्सप्लेन करके आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जो तमाम सोल्यूशन है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 में लिख सकते हैं, आप सारा वही सोल्यूशन है। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 में, एक्सप्लेन द टर्म लाइट क्रिटिकल एंड हैवी डैम्पिंग विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, साथ में से ग्राफ भी एक्सप्लेन कर दिया है। काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिएगा और उसका आंसर आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 में लिख दें कि लाइन डैम्पिंग मैनी ऑसिलेशन विद डिके एम्पलीट्यूड, एग्जाम्पल है टर्निंग फॉग इन एयर। क्रिटिकल डैम्पिंग फास्टर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन विदाउट ऑसिलेशन, जैसे है कार सस्पेंशन, इस एग्जाम्पल है। हैवी डैम्पिंग में स्लो रिटर्न विदाउट ऑसिलेशन, जैसे डोर क्लोजर मैकेनिज्म है। और साथ में आप इसका ये वाला बुक वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ आप बना सकते हैं, साथ में बुक का टॉपिक आप ये वाला लिख सकते हैं, इसमें लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग को एक्सप्लेन किया गया। अब आप करेंगे एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज 2.48 मीटर। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमें, एक मैस है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2.48 मीटर, वाइल द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मैस हमें दी हुई है 4.36 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड है 4.3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन, इसका टाइम पीरियड ऑफ द मोशन क्या होगा, यानी हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो इक्वल होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ में से एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ये तो आप उसमें इंटरलेट होती हैं। तो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है वी मैक्स ओवर ए, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइड हो गया इजी, और वी मैक्स की वैल्यू में दी हुई है 4.36 और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2.48। ये हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड दिया हुआ था 2.48 और मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई थी 4.36, इसे हमने फार्मूले पुट किया, तो हमारा आंसर आएगा 1.758 रेडियन पर सेकंड। ये हमने निकाल लिया है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। हमने निकाला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा में हमने ओमेगा निकाल लिया, इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो टाइम पीरियड देखो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू से पुट कर दी और पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, सिंपली कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आएगा 3.5 सेकंड। यानी टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो जो एक्स की वैल्यू 0 हो, यानी मीन पोजीशन पे हो, तो तब हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 3.0 cos 2t, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में दी हुई है x इज इक्वल टू 3.0 cos 2t, वेयर डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो मीटर में है और टाइम जो दिया गया है वो हमें सेकंड में है। तो फाइंड करें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, और साथ में बी पार्ट में लिखा गया फाइंड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि मिड पॉइंट है, एंड द एंड एट द टर्निंग पॉइंट, और साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं। आपको बेसिक फार्मूले देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई थी हमें x इज इक्वल टू 3.0 cos 2t, इस पे जो ये वैल्यू है 3.0 जो cos के साथ होती है इसे हम a कहते हैं। तो जनरल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, तो a की वैल्यू हमारे पास है 3.0, तो हमें एम्पलीट्यूड जो दिया गया है वो कोसाइन के साथ कोफिशिएंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है वो दिया गया है 3.0, साथ में एंगुलर फ्रिक्वेंसी में दी हुई है 2,
जो टाइम के साथ कोफिशिएंट होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो हमें दिया गया 2। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा ओवर 2 पाई, और टाइम पीरियड का फार्मूला है 1 ओवर एफ। हम सोल्यूशन देखते हैं। तो ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास आई है 3.0। ए हमारे पास आया 3.0 और ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ टी आया 2.0 रेडियन पर सेकंड। यहाँ देख लेते हैं कि कॉस के साथ 2t है, तो कॉस जनरल इक्वेशन होता है कॉस ओमेगा टी। तो टी के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होगी 2। तो ओमेगा हमारे पास है 2.0 रेडियन पर सेकंड और एम्पलीट्यूड है 3.0। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा ओवर 2 पाई। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला पुट करेंगे ओमेगा ओवर 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो आ जाएगा 1 ओवर पाई। और कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 0.318 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1 ओवर एफ। तो एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 1 ओवर पाई। तो 1 ओवर पाई का रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा पाई। तो पाई की वैल्यू ही हमारे पास टाइम पीरियड है जो है 3.14 सेकंड। अब पार्ट बी की सोल्यूशन को चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई थी x इज इक्वल टू 3.0 cos 2t। तो टाइम एट मिड पॉइंट एक्स मिड पॉइंट पे टाइम होगा जब एस की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो हम एस की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में एस की जगह हम पुट कर देते हैं 0। 3 0 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। टेकिंग कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड लेंगे तो कॉज 0 आ जाएगा पाई/2। यहाँ पे हमने लिया है कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो कॉज इनवर्स 0 आ जाएगा पाई/2 और कॉज इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम कॉज को कॉज इनवर्स से कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू पाई/2। तो ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी पाई/4 विच इज इक्वल टू 0.785 सेकेंड। सेकेंड है टाइम पीरियड है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट वो होता है जिसमें एस की वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है। तो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी और एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3, इसमें एस की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को हमने एस की जगह वैल्यू पुट कर दी है 3। तो 3.0 cos 2t इज इक्वल टू 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा +-1 लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड पर लेंगे कॉज इनवर्स। हमने बहुत साइड पे कॉज इनवर्स ले लिया, कॉज इनवर्स के साथ कैंसिल। तो कॉज इनवर्स 1 +-1 इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू पाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई/2 विच इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड्स। हमें मालूम है कि आंसर के लिए हम हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट वहाँ पे कर होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम हो। तो फाइनल आंसर हमारे ये आगे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, एक पार्टिकल है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव कर रहा है बिटवीन -0.20 मीटर या -a उसका है -0.20 मीटर। तो उसकी रेंज लिख लेते हैं -0.2 मीटर से +0.20 मीटर, +0.20 मीटर। विद द टाइम पीरियड उसका दिया हुआ है 1.2 सेकेंड। तो डाटा में आ जाता है टाइम पीरियड इक्वल टू 1.2 सेकेंड। एट टी जब टाइम की वैल्यू 0 थी, इनिशियल कंडीशन है जब टाइम की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो एस की वैल्यू थी 0.20 मीटर। तो एस की वैल्यू थी 0.20 मीटर और वेलोसिटी थी हमारे पास 0। तो बेसिक फार्मूला जैसे एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है हाफ ऑफ द रेंज विड्थ, यानी कि पूरी रेंज विड्थ होती है +a से -a। एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एम्पलीट्यूड। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी f इज इक्वल टू 1/t और एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा वो होगा 2π/t। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t और स्पीड के लिए फार्मूला लेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा √of एम्पलीट्यूड स्क्वायर -x स्क्वायर। तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए फार्मूला लगा f इज इक्वल टू 1/t और टाइम पर हमें दिया गया है 1.2 सेकेंड। तो सिंपली इसे 1 डिवाइड बाई 1/2 सेकेंड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 0.83 हर्ट्स। हमें आंसर में ये दिया हुआ है 0.83 हर्ट्स। सेकेंड है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा होता है 2π/t। तो 2π/t की वैल्यू हमें दी हुई है 1.2। ये सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.2 रेडियन पर सेकेंड। बी पार्ट में फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा है 0.20 मीटर। जैसे डाटा में देख के आए थे कि हमारे पास सेंट्रल लाइन से लेके पॉजिटिव वे या नेगेटिव इन दोनों में से हाफ ऑफ जो रेंज होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड में दिया गया -0.20 से 0 तक। ये 0 पॉइंट है, या 0 से लेके 0.20 मीटर तक। तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा जो है हाफ ऑफ द रेंज, माइनस से लेके प्लस की जो हाफ है वो है 0.20 मीटर। सी है फाइंड द टाइम टू रीच x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0.10 मीटर। जब x 0 हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पुट कर देते हैं, इसकी जगह x की जगह पुट कर देते हैं 0। जगह 0 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t और a 0 से डिवाइड होकर वो भी 0 हो जाएगा। तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0 टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। हमने लिया है cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। cos इनवर्स 0 आएगा पाई/2 और cos इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा t इज इक्वल टू पाई/2। और अब हम इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमारी लास्ट क्वेश्चन में आई थी 5.236 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जगह cos 5.236 t इज इक्वल टू 0 टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड एंड ओनली फॉर पॉजिटिव सोल्यूशन। तो cos इनवर्स 0 होगा पाई/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो cos 90 जो होता है पाई/2 वो 0 के इक्वल होता है। अब 5.236 को हम इस तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे।
इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.30 सेकेंड, या इसका अल्टरनेटिव मेथड है कि 5.236 की जगह आप वैल्यू पुट कर दें t/2 पाई, t/2 पाई, क्योंकि ओमेगा जो है आपने जो वैल्यू पुट की थी ओमेगा की वो 2 पाई/t थी, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आ जाएगा तो t/2 पाई हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू डिवाइड में, और इसमें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, और टी की वैल्यू है 1.2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, और इनडायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब सेकंड है एस की वैल्यू 0.10 मीटर, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम एस की वैल्यू 0.10 मीटर पुट कर देंगे, और ये यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.5। हमने 0.20 को दूसरी जाकर डिवाइड कर दिया, 0.25 आ गया। टेकिंग कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो कॉज पाई/3 होता है 0.5, जिसकी वजह से यहाँ वैल्यू आ जाएगी पाई/3, लेकिन कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो 0.5 इक्वल होगा कॉज पाई/3 के, और सिंपली यहाँ पे 5.236 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसे आप कैलकुलेट पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.20 सेकेंड। यहाँ अल्टरनेट में यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दें t/2 पाई, और क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई/t के, और फिर यहाँ से पाई को पाई से कैंसिल कर दें t/6, और टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं 1.2, सॉरी ये डाटा में गिवन था, इसको 6 से डिवाइड करके भी आपका आंसर आ जाएगा 0.20 सेकेंड। डी पार्ट है फाइंड द स्पीड एट x0 और x 0.10 मीटर। जब x 0 था तो हमारी स्पीड होगी a ओमेगा, क्योंकि हमारे पास स्पीड का फार्मूला था ओमेगा a² - x², और यहाँ पे s की वैल्यू 0 है तो x तो कट हो गया, और इसका स्क्वायर अंडर के साथ कट हो गया, तो v मैक्सिमम आ गया x = 0 पे a ओमेगा, और a एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.20, और ओमेगा हम पीछे कैलकुलेट करके हैं, उसका आंसर है 5.236, या राउंड ऑफ करें तो 5.2 रेडियन पर सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.045 सेकेंड, राउंड ऑफ 1.05 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है स्पीड x = 0.10 मीटर। अब यही फार्मूला लगाएंगे, तो इस फार्मूले में एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, एम्पलीट्यूड है 0.20, एस की वैल्यू में दी हुई है 0.10, टेकिंग स्क्वायर, और जब इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.907 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.191 मीटर पर सेकेंड। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। एट टाइम 0 होगा तो पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो स्पीड जो मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम होगा जब एस की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। प्रॉब्लम 4 है, एक मैस है 8 kg, 8 kg मैस हमने एक स्प्रिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ अटैच कर दी है, और उसका एम्पलीट्यूड है 0.5 मीटर, और फ्रिक्वेंसी दी हुई है 0.60 हर्ट्ज। तो मैस है 8 kg, एम्पलीट्यूड है 0.525 मीटर, और फ्रिक्वेंसी है 0.6 हर्ट्ज। तो फाइंड द एनर्जी इन द मोशन, इस मोशन में जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसमें एनर्जी कितनी होगी। इसका फार्मूला होगा एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और जबकि ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई/f। तो पहले हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई/f, तो 2 पाई की वैल्यू हमने पुट की, और f हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है 0.60 हर्ट्ज, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3.770 रेडियन पर सेकेंड। अब हम ओमेगा की वैल्यू इस फार्म में पुट करते हैं, यहाँ पे इसका ओमेगा का हमने स्क्वायर लेके वैल्यू पुट किया, ब्रेड भी पुट कर सकते हैं, तो ये होगा 1/2, साथ में मैस में दिया हुआ है 8 kg, ये देखें मैस है 8 kg, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 14.213, और देन एम्पलीट्यूड में दिया गया 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर का स्क्वायर, इसे आप सिंपली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 जूल। यार एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। प्रॉब्लम नंबर 5 है, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ 3.5 मीटर लॉन्ग पेंडुलम। ये 3.5 मीटर लेंथ पेंडुलम की है, उसका हमने पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है एट द फॉलोइंग लोकेशन। एक कराची जहाँ जी की वैल्यू दी हुई है 9.832 मीटर पर सेकेंड, और एट K2 जहाँ जी की वैल्यू दी है 9.782 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हुई है 3.5, और 2 जी की वैल्यू दी हुई है कराची और K2। हमें जैसे मालूम है कि पीरियड ऑफ टाइम पीरियड होता है 2 पाई √L/G, बहुत सिंपल फार्मूला 2 पाई L/G, और फ्रिक्वेंसी होती है 1/T। तो पहले हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास कराची पे क्या होगा, तो T = 2 पाई L/G, L की जगह हमने पुट कर दिया 3.5 और G की जगह 9.832। सिंपली आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.747 सेकेंड्स। पार्ट बी में फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो 1 / 3.747, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2669 हर्ट्ज। यही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट करेंगे। टाइम पीरियड 2 पाई L/G। अब हम निकालेंगे K2 के लिए। K2 के लिए अब यहाँ पे वैल्यू 9.782 पुट करेंगे, उसी तरह सिंपली हम कैलकुलेटर पे से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और फ्रिक्वेंसी के लिए फ्रिक्वेंसी होगी 1/T, तो जो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड निकला उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2662 हर्ट्ज। की पॉइंट देखते हैं,
टाइम पीरियड इंक्रीज होगा जैसे जैसे ग्रेविटी डिक्रीज होगी। आप K2 की जी की वैल्यू कम थी, इसलिए K2 का टाइम पीरियड ज़्यादा था एज कम्पेयर टू कराची के टाइम पीरियड से। प्रॉब्लम 6 है, एक पिस्टन इन अ कार इंजन एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड है 0.41 मीटर। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास डाटा में आ गया 0.41 मीटर और एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2400 RPM। इसे रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है 251 रेडियन पर सेकंड। तो हम डायरेक्ट ऐसा यूनिट लेते हैं 251 रेडियन पर सेकंड। जो अब मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होगा ए ओमेगा, जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 में भी करके आए हैं। एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन जब एस की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ए ओमेगा। तो सिंपली इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 0.41 और ओमेगा की वैल्यू 251। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 103 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 7 है, एक बलून है ऑन अ स्प्रिंग हैज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्स नॉट जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.50 मीटर। तो हमने एक्स नॉट लिख लिया 0.50 मीटर। इनिशियल एक्सेलरेशन में दिया हुआ है -0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन है -0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फेस कांस्टेंट जिसे फाई कहते हैं 0.84 रेडियन। तो फेस कांस्टेंट दिया हुआ है फाई 0.84 रेडियन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जब टी की वैल्यू थी 3.4 सेकेंड। हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे जब टी की वैल्यू होगी 3.4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और a जो है हमारे पास वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अपने मेन फार्म में जाने से पहले हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में फार्मूला लिखा और a हमें दिया हुआ है 0.72 मीटर पर सेकेंड। ये हमने वैल्यू a की यहाँ से लेकर कर दी। फिर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0.50 मीटर। ये दिया हुआ है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसमें यहाँ पुट कर दिया हमने और माइनस को माइनस के साथ हमने कट कर दिया और इसको जाके हम दूसरा डिवाइड कर देंगे तो मेगा स्क्वायर आ जाएगा 0.72 और 0.5 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाली। अब हम मेन फार्मूले से चलते हैं कि एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉस फाइव। एक्स नॉट दोबारा हमें आ गया है 0.50। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू करेंगे, फाइंड द एम्पलीट्यूड ए। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉस 5। फिर हम उसे डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू 0.50, ए हमने निकालना है कॉस 0.84 क्योंकि फेस कांस्टेंट 5 में दिया हुआ है 0.84। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। अब आ गए थे हम कॉस 0.84। ये 0.84 जो वैल्यू थी हमें रेडियन में दी हुई थी, हम इसे करेंगे डिग्री में और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम रेडियन को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से। तो इसको जब भी रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम 0.84 रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48.12 डिग्री। तो हम यहाँ पे cos 0.84 की जगह cos 48.12 डिग्री पुट करेंगे तो cos 48.12 डिग्री की वैल्यू होगी 0.666 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.7508 मीटर। फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट जब टी की वैल्यू है 3.4 सेकेंड। फार्मूला कहेंगे x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और एम्पलीट्यूड हम निकाल चुके हैं जो कि एक्स नॉट के इक्वल है। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से हम इस वैल्यू से निकाल चुके हैं एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड हमारा है 0.7508। हमने ये वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.2। यहाँ पे देखिए 1.2 रेडियन। अभी यार कि ये भी रेडियन में है, ये भी रेडियन में है तो ये 1.2 रेडियन। टी की वैल्यू हमने निकाल दी हुई है 3.4 सेकेंड और साथ में प्लस 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.84 रेडियन। 0.84 रेडियन। अभी तक ये वैल्यू सारी चल रही है रेडियन में। जब 1.2 को 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो आएगा 4.08 और इसमें 0.84 जब प्लस करेंगे तो आएगा 4.92 रेडियन। अब ये वैल्यू है रेडियन में। 4.92 को हम रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई से, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 281.9 आंसर आएगा। तो यहां पे हम वैल्यू लेंगे cos 281.9 तो जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2079। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7508 से और इसको जब आपस में इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। इस क्वेश्चन को हमने मैनुअल भी तैयार किया है, वो अगर सेकंड मेथड भी देखते हैं। हमारे पास डाटा में दिया हुआ है एक्स नॉट 0.50, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें -0.72 मीटर पर सेकेंड, फाई की वैल्यू दी है 0.84 रेडियंस। रेडियंस को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से तो हमारा आंसर आएगा 48.12 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने जब टी की वैल्यू थी 3.4 सेकेंड्स। एक्स होता है ए एम्पलीट्यूड जिसको हम एक्स नॉट भी कहते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। अब एक्स नॉट हमें दिया गया है 0.50 मीटर
और ए की वैल्यू हमें दी गई है -0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये जाके डिवाइड हो जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 रेडियन पर सेकंड। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कॉस फाई। कॉस फाई एक्स नॉट हमारे पास दिया हुआ है शुरू में, देखें डाटा में 0.50 मीटर। तो एक्स नॉट की वैल्यू पुट की हमने 0.50, फाई की वैल्यू हमें दी गई थी 0.84 रेडियन। इसको हमने कन्वर्ट किया 48.12 डिग्री में। इसे डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया कॉस 48.12 डिग्री। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.75 राउंड ऑफ वैल्यू में मीटर में। अब टी हमें दिया गया था 3.4। टी जब टी की वैल्यू थी 3.4 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स का फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड, जिसे एक्स नॉट भी कहते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। एम्पलीट्यूड हमने निकाला है 0.75, कॉस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है 1.2 और टी हमें गिवन है 3.4। ये देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड हमने निकाला है 0.75 और ओमेगा निकाला हमने 1.2। ओमेगा निकाला हमने 1.2 और फिर हमने टी की वैल्यू और फाई हमें गिवन था 0.84। यहाँ पे हम फाई को रेडियन में ही पुट करेंगे, रेडियन पुट करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 4.92 रेडियन। 4.92 रेडियन। अब 4.92 रेडियन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से तो हमारा आंसर आ जाएगा 281.89 डिग्री। अब हम 4.92 को जो आंसर है 281.89 डिग्री, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि कॉस में कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने के लिए हमें आंसर डिग्री में चाहिए होता है, तो कॉस 281.89 डिग्री को जब हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.154 मीटर। राउंड ऑफ आंसर आ रहा है हमारे पास 0.154 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।